नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 7,884 मतदान केंद्र। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो आज 12 नवंबर और 12 नवंबर ये तारीख हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जहां एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं 68 सीटों पर। विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू रहेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बता दें 8 दिसंबर को सामने आएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की सियासत में आज करीब 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदान होगा और इस दौरान जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। बताया जा रहा है करीब 412 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और उसके बाद 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब तस्वीर क्लियर होगी। तो देखिए, लगातार बड़े बड़े दिग्गजों को सभी ने प्रचार प्रसार में उतारा है और ऐसे में देखना होगा हिमाचल प्रदेश में कौन बाजी मारता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कमल खिलाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि इस बार ये परंपरा टूटेगी और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। रुक करते एक और महत्वपूर्ण खबर का, जहां आज तेलंगाना में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम उर्वरक का संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 6,338 करोड़ से संयंत्र का किया गया है पुनः निर्माण। 54.1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 6,338 करोड़ से संयंत्र का किया गया है पुनः निर्माण, जहां 54.1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे और इसी कड़ी में देखिए आज तेलंगाना में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे, बड़ी सौगात देंगे। 6,338 करोड़ से संयंत्र का किया गया है पुनः निर्माण, जहां 54.1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगातार 2024 के लिए वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो विकास के वादे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री का ये खास दौरा तेलंगाना में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कांग्रेस अपनी गिरती साख के बावजूद दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। तो वहीं दक्षिण के राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दल ताकतवर है, लेकिन बीजेपी को इसी दक्षिण भारत में अब उम्मीद दिखाई दे रही है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर हैं। देखिए, इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। 7 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए अब ये यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल भी प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की नीतियों के खिलाफ तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के कर्नाटक से हैं, लेकिन देश के हर हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आक्रामकता इख्तियार किए हुए हैं। और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को कोई नौकरी नहीं। आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिले। आज कीमतें बढ़ रही हैं दिन पे दिन, फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था वो सब बेच के खा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की लड़ाई में बीजेपी की फिर से वापसी कराने के लिए दक्षिण भारत की तरफ रुख कर गए हैं।
2 दिन में ताबड़तोड़ दक्षिण भारत के 4 राज्यों का दौरा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिन पर केंद्र सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि बीजेपी 2024 में दक्षिण भारत में जगह बनाने के लिए रास्ता तैयार कर रही है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। इसका कारण ये है कि तब जो सरकारें थी उनकी सोच ही पुरानी थी। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत के जिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, वहां कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी जगह बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेकरार है। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में एक पर भी बीजेपी काबिज नहीं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट, कोई सांसद नहीं, सिर्फ 4 राज्यसभा सांसद। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट, 4 सांसद बीजेपी के। इन चारों राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 110 सीटें हो जाती हैं और इनमें अगर केरल की 20 लोकसभा सीट शामिल कर दी जाएं तो 130 सीटें हो जाती हैं, जहां से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। अब जबकि विपक्ष बीजेपी को देश में घेरने की रणनीति पर है, तो जिन राज्यों की बदौलत लगातार बीजेपी सत्ता में आई, वहां की सियासी स्थितियां अनुकूल नहीं होने की आशंका को देखते हुए बीजेपी के चुनावी मोड की रणनीति के रडार पर दक्षिण भारत है, ताकि 2024 की लड़ाई में भी सत्ता का आशीर्वाद मिल जाए। इसीलिए बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दिल को जीतने के लिए निकले हैं। तो क्या माना जाए, बीजेपी को ये आइडिया राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से मिला है, जिन्होंने अपनी यात्रा के 64 दिन दक्षिण भारत के राज्यों को दिए। 2024 में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होने वाले नुकसान को क्या बीजेपी ने दक्षिण भारत से पूरा करने का प्लान बनाया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और दिल्ली से अब खबर, जहां बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। जहां गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत 40 नाम इसमें शामिल हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, उन्हें है 2 चरणों में मतदान होंगे, 1 और 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। और इसके लिए देखिए स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं वो मैदान में उतरेंगे और प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। करीब 40 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हैं। स्मृति ईरानी इसमें मौजूद हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हैं और ये तमाम दिग्गज मैदान में उतरेंगे और गुजरात चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो करीब 40 नाम जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें 40 नाम शामिल हैं और उसमें तमाम बड़े दिग्गजों के नाम भी इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाएगा। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव, ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर बनाए गए। हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद बने हैं। निखिल पाठक एसपी क्षेत्रीय अधिसूचना लखनऊ। ब्रजेश सिंह एसपी लॉ एंड ऑर्डर मुख्यालय। दिनेश त्रिपाठी को प्रतिशारत किया गया है। दिनेश सिंह एसपी बाराबंकी बनाए गए हैं। बोत्रे रोहन प्रमोद प्रतिशारत किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से तबादले किए गए हैं, साथ ही साथ बड़ा बदलाव ये सामने आया है। हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद बने हैं, तो वहीं निखिल पाठक एसपी क्षेत्रीय अधिसूचना। तो जो बदलाव हुए हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। ब्रजेश सिंह एसपी लॉ एंड ऑर्डर मुख्यालय
और इसी के साथ दिनेश त्रिपाठी को प्रतिशारत किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहां दिनेश सिंह एसपी बाराबंकी बनाए गए हैं। किस तरीके से देर रात ये तबादले सामने आए हैं, जहां पुत्र रोहन प्रमोद भी प्रतिशारत किए गए हैं। यूपी में कुल 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिनकी जो सूची है वो लगातार आपको बता रहे हैं। कई जिलों के एसपी भी बताया जा रहा है बदले गए हैं। और इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें कि सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव, तो ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर बनाए गए हैं। 11 आईपीएस अफसर हैं जिनके ये तबादले सामने आए हैं। हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद बने हैं। निखिल पाठक एसपी क्षेत्रीय अधिसूचना लखनऊ, तो बड़े प्रभार सौंपे गए हैं। और देर रात 11 आईपीएस के अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है, जहां एसएसपी भी बदले गए हैं कई जिलों के। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिनेश सिंह एसपी बाराबंकी बनाए गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए ये 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, एसपी भी बदले गए हैं, तो लगातार देखिए बदलाव जारी है। तौर पर जो अभी सुर्खियों में बना रहा है, अपराधियों को पकड़ने के विवाद में उत्तराखंड में हुई फायरिंग और महिला की मौत के बाद एसएसपी मुरादाबाद को हटाया गया। एसएसपी मुरादाबाद हेम कुटियाल को हटाया गया, उनको वेटिंग में डाल दिया गया। कौशाम्बी एसपी हेमराज मीणा को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है। साथ ही साथ बाराबंकी के एसपी अनुराग बस को सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। वहीं दिनेश सिंह को बाराबंकी का कार्यभार दिया गया है। सिद्धार्थ शंकर मीणा को एसपी उन्नाव बनाया गया है। ओमवीर सिंह को एसपी गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव को एसपी कौशाम्बी बनाया गया है। हाल ही में इनका प्रमोशन भी हुआ था। कहीं ना कहीं एसपी गाजीपुर रहे रोहन बोत्रे हटाए गए हैं। रोहन बोत्रे को वेटिंग में डाला गया है। निखिल पाठक एसपी इंटेलिजेंस लखनऊ बनाए गए हैं। ब्रजेश सिंह को एसपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। उन्नाव से हटे दिनेश त्रिपाठी को वेटिंग में डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जो जिले के कप्तान नाकाम रहे, उनके ऊपर ये हंटर चला है। और साथ ही साथ उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो अपने अपने जिलों में बेहतर काम कर रहे थे, उनको एक बार फिर से दूसरे जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कार्य पूरी तरीके से ठीक रहे, कार्य प्रणाली प्रभावित ना हो, और इसी के उद्देश्य से ये तबादला एक्सप्रेस चल रही है। देखिए बिल्कुल, ये ट्रांसफर जो हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कई चीजों को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो उत्तराखंड में हुई फायरिंग का विवाद रहा हो या फिर जिलों में जो आईजीआरएस के तहत जो शिकायतें आती हैं उनको निस्तारण करने में देरी रही हो। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद इन पूरे मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां कहीं भी लापरवाही मिल रही है तो ऐसे आईपीएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। उसी का नतीजा है कि कई आईपीएस अधिकारियों को वेटिंग में डाला गया है। तो कई प्रमोटेड जो आईपीएस हैं उनको बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। और आगामी अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी जिलों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, कानून व्यवस्था कहीं पर ना बिगड़े और व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलती रहे। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये ट्रांसफर जो किए गए हैं। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये ट्रांसफर जो है सामने आए। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सिद्धार्थ शंकर मीना समेत करीब जो 11 आईपीएस बताए जा रहे हैं उनके तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ एसपी भी बदले गए हैं और कहीं ना कहीं कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये बड़े बदलाव किए गए हैं कि किसी भी तरीके से कार्य प्रणाली जो है वो प्रभावित ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ये तबादले और बदलाव सामने आए हैं। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट पहुंचे। यहां केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनेवाला के साथ जेटी के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित किया। यहां से मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए गए, तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकम भवन में आयोजित षष्ठपीठाधीश्वर सतुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
के हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहाँ से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान यहाँ से एक्सपोर्ट हुए, यहाँ से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, ये 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है। 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसाय नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। गाजियाबाद से अब खबर, जहां गाजियाबाद के मोदी नगर में गन्ना समिति की ओर से बनाई गई सड़कों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां ग्रामीण इलाकों में तो देखिए किस तरीके से गाजीपुर के कलेक्ट्रेट पर गंगा घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचते हैं और लगातार ये जो ताबड़तोड़ दौरे सामने आ रहे हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि आज गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जेटी का लोकार्पण और 4 जेटी का शिलान्यास किया गया। अब इसकी वजह से जल यात्रियों और व्यवसाय की दृष्टि से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लोकार्पण भी है और शिलान्यास भी है। मुझे लग रहा है गाजीपुर में 5 जगह का है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आप जेटी पे ही हैं तो आपको लग रहा होगा कि इससे क्या इसके फ़ायदे हैं। जो कमर्शियल नाव आएंगी या शिप आएंगे बड़े, उनके लिए भी, और पैसेंजर जो शिप आएंगे उनके लिए भी बहुत सुविधा के लिए ये अच्छी चीज़ है। इस पर आराम से पैसेंजर उतर जाएंगे। और बेहतर ये है कि बाढ़ के समय जब पानी बहुत बढ़ेगा तो इसको आप कहीं भी आप सेफ। गाजीपुर के बाद अब खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के मोदी नगर में गन्ना समिति की ओर से बनाई गई सड़कों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीण इलाकों में गन्ना समिति की ओर से सड़कें बनाने के लिए मैसर्स अंशु कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को टेंडर दिया गया था और उस कंपनी की ओर से बनाई गई सड़कों में कई अनियमितताएं देखने को मिली है। शिकायतकर्ता राजेश ने बताया है कि ग्राम नगला मूसा और कुम्हेड़ा ग्राम में गन्ना समिति विभाग की ओर से सड़कों का निर्माण कराया गया था और ये निर्माण कार्य जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी ने मानकों को ताक पर रखकर सड़कों का निर्माण कार्य किया है और उच्च अधिकारियों से सांठगांठ कर कंपनी के मालिक सुशील कुमार ने उन सड़कों का भुगतान भी ले लिया है जो सड़कें आज तक बनी ही नहीं हैं। और आरटीआई के खुलासे में यह साबित हुआ है कि समिति में उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों के सांठगांठ से ठेकेदार ने कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्यों को पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया है। मौके पर जितना काम समिति की ओर से कराया जाना था कार्य हुआ ही नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि जिन सड़कों के निर्माण का भुगतान कंपनी को किया गया है वे आज तक बनी ही नहीं है। फिलहाल डीएम गाजियाबाद की ओर से इस पूरे मामले में निर्देशित कर सड़कों की जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने सड़कों का मौका मुआयना कर लिया है और जल्द ही इस पर अपनी जांच रिपोर्ट डीएम गाजियाबाद को प्रेषित कर देंगे। मामला यह था, गन्ना विभाग मोदीनगर द्वारा 2 सड़कों का निर्माण किया गया था, नगला मूसा और कुन्हेड़ा में। उनमें भारी अनियमितताएं थी। गांव वालों की शिकायत मिली तो हमने वहां देखा भी जा करके। हमने फिर उसकी आरटीआई करी, उसकी आरटीआई लगाई, शिकायत की। उसकी शिकायत हमारी जब गाजियाबाद स्तर पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने फिर उसकी शिकायत लखनऊ की मंत्री जी से, गन्ना विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी की। उसके परिप्रेक्ष्य में एक जांच कमेटी
डीएम साहब ने गठित की, जिसमें डीडीओ साहब उसके मुख्य थे। वो आज जांच करने के लिए, दोनों गांव की जांच करने के लिए आए थे। उस जांच में जो हमने शिकायत की थी वो सही पाई। देखिए, राजेश कुमार जी की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 2 इंजीनियर्स के साथ एक समिति बनाई है। उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ नगला मूसा में जो 510 मीटर की सड़क बनी हुई है, इसमें शिकायत के सभी बिंदुओं की जांच किया है, जिसमें हमने 3 चैनेज पर सड़क की थिकनेस, जिसमें जो गिट्टी पड़ी है उसकी मोटाई कितनी पाई गई, साथ ही साथ सड़क की चौड़ाई कितनी है, पटरियों पर की चौड़ाई कितनी है, कितनी मिट्टी पड़ी है, और जो चक्रोड की शिकायत थी कि चक्रोड पे कुछ मीटर तक अप्रोच रोड बनाना था। रायबरेली से अब खबर, जहां रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई। सवारियों से भरी थी ये रोडवेज बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हादसे में मौत के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। एसडीएम महराजगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बड़ा ये हादसा हुआ है। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर अपनी शोक संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं मृतकों के परिजनों के प्रति। साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तो पचरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी से अब खबर, जहां वाराणसी की एक गायिका से दुष्कर्म, जहां रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने समेत कई मामलों में आरोपी भदोई के ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्र को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां विद्यांचल के तीर्थ पुरोहित से रंगदारी मामले में शुक्रवार को कोर्ट के बाहर बना सकते सीजेएम आनंद उपाध्याय ने विजय मिश्र को दोषमुक्त कर दिया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा जेल में निरुद्ध विजय मिश्र को मिर्जापुर कोर्ट में पेश किया गया है। मामला 2020 का था। विंध्याचल के एक पंडा हैं अश्विनी मिश्रा, उन्हीं से रंगदारी मामले में आज इनके दोषमुक्त किया गया है। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और दोषमुक्त किया उनको। अच्छा, क्या आधार बनाया था अभी? क्या आधार? उनको प्रोसिक्यूशन केस को नहीं माना और साक्ष्य इनके खिलाफ उपलब्ध नहीं थे। दिखाया गया था कि 2 आदमी आए और इनके नाम से पैसा मांग रहे थे। तो जब इनकी कोई आइडेंटिटी फिक्स नहीं हुई तो दोषमुक्त इस आधार पर किया कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय को नहीं मिला। अच्छा, इनको जेल फिर भेज दिया गया? इनको वापस अब आगरा जेल में भेज दिया गया, जहाँ पे निरुद्ध है। आगरा जेल से आज सुबह ये खाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।